सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो लेकर आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये पेड कोर्सेज वाले बच्चों के लिए था, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ वीडियोज फ्री में दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आप लोग भी ऐसे क्वेश्चंस देखिए जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आने वाला है। ठीक है, ये तो गारंटी है कि इस वीडियो से पढ़ लोगे ना तो आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चंस तो आने वाला ही, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये वीडियो आपको कैसे मिलेगा? क्रैश कोर्स वाला एक मैंने ऐप पर कोर्स लॉन्च किया है, उसमें मात्र 49 रुपए में, मात्र 49 रुपए में आपको मिल जाएगा। 49 रुपए आप खर्चा कर सकते हो, 49 रुपए कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, मात्र 49 रुपए में आपको क्रैश कोर्स वाला वीडियोज मिल जाएगा, फुल्ली वीडियोज। जितना वीडियोज मैं ऐप पर दिया हूं ना, इसका एक क्रैश कोर्स का अलग मैंने कोर्स बना दिया है, तो उस कोर्स को जाकर आप लोग परचेज कर सकते हो मात्र 49 रुपए में। ठीक है, अगर जो बच्चे यूट्यूब पर देख लीजिए कैसा है वीडियो तब जाकर परचेज कीजिए, वरना नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा। तो यहां पर आप लोग देखिए, सबसे पहला क्वेश्चंस आपके सामने। अब ये क्वेश्चंस 29 नंबर क्वेश्चंस क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी मैंने 28 नंबर क्वेश्चंस तक एक वीडियोज में करा दिया हूं। तो इस वीडियो को देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चंस को देखिए क्या कह रहा है। किसी द्रव या ठोस के लिए बल्क मॉडुलस किसको मापता है? बल्क मॉडुलस होता क्या है? बल्क मॉडुलस एक प्रकार का विकृति होता है। विकृति क्या होता है? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कि विकृति क्या होता है। विकृति सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कोई ऐसे एक तार है। ठीक है, क्या है? तार है। अब तार को दोनों तरफ से बल लगाकर क्या कर रहे हो? दोनों तरफ से बल लगाकर खींच रहे हो ना। खींचोगे तो तार का लेंथ बढ़ेगा कि नहीं? पहले ये बताओ, तार का लेंथ बढ़ेगा कि नहीं? हाँ सर, तार का लेंथ बढ़ जाएगा। जब हम खींचेंगे तो तार का लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, जब तार का लेंथ बढ़ेगा तो बताओ इसमें विकृति उत्पन्न होगी। मतलब क्या होता है? विकृति क्या होता है? आइए मैं आपको बताता हूं। देखो सिंपल, पहले तार का लेंथ क्या था? एल था। अब क्या हो गया? एल प्लस डेल्टा एल हो गया। क्या हो गया? जब उस पर बल लगाए तो एल प्लस डेल्टा एल कितना बढ़ गया? डेल्टा एल बढ़ गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो विकृति का सूत्र क्या होता है। विकृति का सूत्र क्या होता है? इसे हम किससे लिखते हैं? विकृति को हम किससे लिखते हैं? आप लोग बताइए। विकृति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? विकृति को हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो स्मॉल ई बराबर क्या होगा, मतलब विकृति बराबर क्या होगा? ठीक है, विकृति बराबर क्या होगा? देखो विकृति बराबर होगा कि जो क्या हुआ, लेंथ बढ़ा है। ठीक है, किसी वस्तु का जो लेंथ बढ़ा हुआ है, ठीक है, खींचने पर जो लेंथ का बढ़ा हुआ है, मतलब परिवर्तन, लेंथ में परिवर्तन कितना हुआ है? डेल्टा एल। तो वो ऊपर हो जाएगा। उसके बाद उसका जो क्वालिटी पहले वाला था कितने लंबाई का था? पहले जब बल नहीं लगाए थे तब वो कितने लंबाई का था? एल लंबाई का था। बस नीचे वही हो जाएगा, सामान्य लंबाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? जो परिवर्तन हुआ है वो ऊपर वाला, और जो परिवर्तन नहीं, पहले जितना था उतना, तो वो क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता और कोई विमा नहीं होता। ठीक है, विकृति का ना कोई मात्रक होता है और ना ही कोई विमा होता है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, अब विकृति आपको समझ में आया। तो देखो, अगर द्रव और ठोस, ठीक है, द्रव और ठोस के लिए बल्क मॉडुलस किसे कहते हैं? ठीक है, एक प्रकार का ये भी एक विकृति है। बल्क मॉडुलस भी एक प्रकार का विकृति है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अब इसमें क्या होगा, मान लो कोई द्रव है। ठीक है, द्रव है, पानी है। ठीक है, मान लो पानी है। पानी को आप खींच सकते हो पानी को? बताओ। नहीं सर, खींच नहीं सकते। तो उसमें खिंचाव का प्रतिरोध लगेगा? नहीं सर, गलत हो गया। पहला वाला ऑप्शन गलत हुआ कि नहीं? क्योंकि द्रव में पानी है। ठोस को तो खींच सकते हो, चलेगा, ठोस को खींच सकते हो, लेकिन पानी को नहीं खींच सकते। अब दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? कर्तन का प्रतिरोध। मतलब ये बताओ, कोई भी चीज, पानी है, मान लो पानी है, पानी को क्या आप किसी कोण पर मोड़ सकते हो? मान लो ये कोई ठोस है, ठोस बॉक्स है, इस पर इस तरफ बल लगाएंगे। ठीक है, यहां से बल लगाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, किसी कोण पर हो जाएगा।
ठीक है, ये किसी कोण पर पहले 90 डिग्री था, अब मान लो ये 60 डिग्री पर हो गया, ठीक है। लेकिन बताओ पानी को कर सकते हो? नहीं सर, तो ये ऑप्शंस भी गलत हो जाएगा, गलत हुआ ना, दो ऑप्शंस। अब देखो तापीय विस्तार, तापीय विस्तार, तापीय विस्तार तो बल्क मॉड्यूलस में होता ही नहीं, उसमें ताप का कोई लेना देना है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शंस क्या हुआ? आपका ऑप्शंस हुआ सी, सी वाला ऑप्शंस क्या हुआ? देखो संपीड्य कर सकते हो, ठीक है, वाटर को भी संपीड्य कर सकते हो, ठीक है, बल लगाकर वाटर को भी संपीड्य कर सकते हो और ठोस को भी संपीडन में लाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, ठीक है। अब संपीडन का प्रतिरोध मतलब जब आप लोग उसे संपीड्य करोगे तो उसका प्रतिरोध मतलब वो अलग बल लगाएगा। मान लो ये चीज हो गया, किसी बर्तन है, कोई बर्तन है ये, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, मान लीजिए यहां से एक क्या लगा दिए, पिस्टन लगाकर यहां से दाब लगा रहे हो कि इसे संपीड्य करने के लिए, तो ये इस तरफ भी बल लगाएगा। बताओ तुम, आप इस तरफ बल लगा रहे हो तो ये इस तरफ बल लगाएगा कि मुझे संपीड्य मत करो, तो उसका प्रतिरोध करेगा, ठीक है, संपीडन का वो क्या करेगा? प्रतिरोध करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, एक बल F, F क्या है? 100 न्यूटन का है, क्षेत्रफल आपको दिया गया है, तो तनाव क्या होगा, स्ट्रेस क्या होगा? सबसे पहले बच्चे यहां पर बस जाते हैं, ठीक है, कहेंगे अब इसे मुझे मालूम ही नहीं, स्ट्रेस का सूत्र ही मुझे नहीं मालूम। सबसे पहले ये यही पूछेंगे, सर मुझे स्ट्रेस का सूत्र ही नहीं मालूम, तो मैं कैसे लगाऊंगा, आप ही बताइए। हाँ मुझे पता है स्ट्रेस का सूत्र नहीं मालूम है आपको, लेकिन बल का सूत्र और दाब का सूत्र तो पता है ना। दाब बराबर, मैंने ऑलरेडी दाब वाला लेसन पढ़ाया था, तो उसमें अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए, ठीक है। देखो दाब बराबर क्या होता है? आप जानते हो, बल बटे क्षेत्रफल होता है कि नहीं? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो ये बताओ तनाव एक प्रकार का दाब है कि नहीं? बताओ, तनाव एक प्रकार का दाब है कि नहीं? मान लीजिए यहां पर ये हो गया, ठीक है, दोनों तरफ से तनाव कर रहे हो, तो ये एक प्रकार का दाब है कि नहीं? चलिए ये चीज नहीं समझ में आया सर, ये तो तनाव है, दाब कहाँ हुआ इसमें, ठीक है। चलो अब इसके विपरीत बल लगा दो दोनों तरफ से, अब ये बताओ दबाव है कि नहीं? अब ये दबाव है कि नहीं? हाँ सर दबाव तो है। मान लीजिए इधर से फोर्स लगा दिए, इधर से फोर्स लगा दिए, अब मैं इसे कह सकता हूं कि ये दबाव है। अब ये बताओ दबाव और तनाव में अंतर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, दबाव और तनाव में अंतर क्या है? देखिए केवल बल की दिशा बदलता है, उसमें क्या हुआ है, केवल बल की दिशा बदलता है। देख लो सिंपल, बल की दिशा बदला है, दोनों तरफ बल ही लग रहा है, इसमें भी बल लग रहा है दबाव वाले में, ठीक है, इसमें भी बल लग रहा है दबाव वाले में, और तनाव वालों में भी बल लग रहा है कि नहीं? तो इसमें क्या अंतर, कुछ अंतर है। इसमें भी क्षेत्रफल है, यहां पर देख लो, ये इसमें भी क्षेत्रफल और यहां पर इसमें भी क्षेत्रफल है कि नहीं? है ना। सिंपल, आपको समझ में आया। अब बताओ दबाव और तनाव में कोई अंतर है? दबाव और तनाव में कोई अंतर है? नहीं सर। अब कभी मत कहना कि दबाव और तनाव में अंतर है, ठीक है। तो दबाव भी उसे कहेंगे और तनाव भी, बस केवल बल की दिशा बदल जाएगा और नाम बदल जाएगा। मान लीजिए, चलिए मैं आपको, ये तो समझ पाए, ये समझ गए। अब मान लीजिए कोई भी चीज ऐसे, तो मैं कहूंगा इसकी लंबाई एल है, तो बताओ इसकी लंबाई एल है, ठीक है, एल है, मैंने बताया आपको, हाँ लंबाई। अब इसका नाम लंबाई हो गया, ठीक है, चलो ठीक। अब यही चीज जो ये वाला है, यही वाला मैं उठाकर इस प्रकार कर दे रहा हूं, मैं ऐसे कर दिया। अब बताओ इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी? अब बताओ, अभी यहां पर क्या, अभी इसका नाम क्या था? अभी इसका नाम लंबाई था, ठीक है, अभी इसका नाम क्या था? लंबाई था, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? अब बताओ इसका नाम ऊंचाई हुआ कि नहीं? ये जो है इसका नाम ऊंचाई हुआ कि नहीं? नाम बदला, लेकिन ऊंचाई उतना ही होगा ना जितना एल, यही चीज उठाकर मैंने खड़ा कर दिया, बस नाम बदल गया। अब देखो ये भी तो एल होगा ना। तो बताओ नाम से परिवर्तन होगा?
नाम ही तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन काम एक ही है ना, केवल दिशा बदल गया है, बल की दिशा उसमें बदल गया है। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, देखो बल की दिशा केवल परिवर्तित हुआ है, यहां पर देख लो, ये केवल बल की दिशा परिवर्तित हुआ है। अब देखो तनाव, तनाव क्या है, एक प्रकार का दबाव ही है। तो दाब बराबर क्या होगा, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल का मान कितना दिया गया है, बल का मान आपको 100 दिया गया है, और क्षेत्रफल का मान कितना दिया गया है, 0.5 दिया गया है। यहां से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 200। अब बताओ 200 क्या होगा, 200 पास्कल क्या होगा, 200 पास्कल। सर यहां पर कोई ऑप्शंस ही नहीं है, 200 पास्कल आया, दाब बराबर क्या आया, 200 पास्कल। कितना आया, 200 पास्कल। अब बताओ यहां पर कोई ऑप्शंस ही नहीं है, पास्कल। अब ये पास्कल, पास्कल को एक रूप से मैंने आपको बताया था जब दाब वाला लेसन पढ़ाया था, इसे एक रूप से और लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, पास्कल को हम एक तरह से और लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन 200 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सी इज राइट आंसर। घबराना मत, मैं आपको इतना समय क्यों ले रहा हूं समझाने के लिए कि आपको समझ में आए, एक एक चीज आपके समझ में आए। अभी बहुत समय है, ठीक है, आपका एग्जाम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हुक्स लॉ के अनुसार इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस किसके समानुपाती होता है। हाँ, अब आया हुक्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। और एक होता है सवाल ओम का नियम। ठीक है, हुक्स लॉ से सवाल और ओम के नियम से सवाल और प्लस फैराडे के नियम। ठीक है, ये आपके फिजिक्स में गारंटेड है, फुल्ली गारंटेड है कि पूछा जाएगा। ठीक है, और कभी कभी आपका एक और लॉ होता है, उस लॉ का नाम थोड़ा भूल गया हूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले ये 3 नेम याद कर लीजिए, इनका लॉ याद कर लीजिए, मतलब इनका नियम याद कर लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, देखो हुक्स लॉ जो होता है ये किसके, स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के, ठीक है, क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के क्या होता है, स्ट्रेन के समानुपाती होता है। देखो स्ट्रेट, अब ये बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखो स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, प्रतिबल। क्या होता है, प्रतिबल, प्रतिबल के समानुपाती होता है विकृति। कितना होता है, प्रतिबल के समानुपाती होता है विकृति, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। देखो हुक्स लॉ के अनुसार जो इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस जो होता है ये किसके समानुपाती होता है, विकृति, मतलब स्ट्रेन के समानुपाती होता है। क्या होता है, स्ट्रेन के समानुपाती होता है, मतलब जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, वी इज राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, और जब मैं समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं, ठीक है, ये भी जान लो, जब मैं समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं, ठीक है, ये मान लो विकृति है, ठीक, जब मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो प्रतिबल, प्रतिबल को हम किससे लिखते हैं, सिग्मा से। किससे लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा हो गया, बराबर का चिन्ह आएगा। अब जब मैं इसका चिन्ह हटा दिया समानुपाती का चिन्ह, तो यहाँ पर एक आता है ऑप्शन ई, इसे हम क्या कहते हैं, ई को हम क्या कहते हैं बताओ, सभी बच्चे बताना है। इसे हम कहते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, ये होता है हिंदी में इसे यंग प्रत्यास्था गुणांक, गुणे क्या होता है, विकृति को हम स्मॉल ई से लिखते हैं। ठीक है, सिंपल, समझ में आया। एक आता है आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक, जैसे कोई भी चीज, जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक आपका कांस्टेंट आता है ना, तो उस कांस्टेंट को हम ई कहते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, चलो अगला नंबर क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी परपथ में v का मान कितना दिया गया है? 12 दिया गया है, i का मान 2 दिया गया है, तो p का मान बताना है। तो शक्ति का मान बताना है, तो p बराबर क्या होता है? vi होता है। क्या होता है? p बराबर vi। तो सिंपल, v का मान 12 दिया गया है, i का मान 2 दिया गया है, तो 12 दूना 24, और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। तो कितना हो जाएगा? 24 वाट इज राइट आंसर। सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन भी कुछ बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? दो प्रतिरोध 6 ओम और 3 ओम को समांतर में जोड़ा जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समांतर में, तो समांतर में जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, बस इसी पर लगा लीजिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 1/r बराबर, ठीक है, क्या होगा? 1/, क्या होगा? 6, r1 का मान 6 है और r2 का मान 3 है। बस एलसीएम ले लीजिए। जैसे 1/r बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या होगा? 6 एलसीएम होगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, आप एलसीएम लेकर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना तो मैं आपको नहीं बताने जाऊंगा कि एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम निकालने के बाद कि भिन्न वाला जोड़ कैसे जोड़ना है, ये सारी चीज़ें आप सीख चुके हो। जब यहाँ पर आ गए हो तो इतनी चीज़ें सीख चुके हो। बराबर क्या हो जाएगा? 3/6। क्या हो जाएगा? 3/6, तो 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? 1/2। 1/r बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, 1/r बराबर 1/2। तो बताओ r बराबर क्या आ जाएगा? r बराबर, दोनों को पलट दो, r बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? r बराबर 2 ओम इज राइट आंसर। समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? r बराबर 2 ओम इज राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बस इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ देना है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए r बराबर क्या हो जाएगा? r1 प्लस r2। ठीक है, अब देखो r1 का मान 3 दिया गया, r2 का मान 6 दिया गया, तो 3 और 6 9 हो जाएगा, तो 9 ओम आ जाएगा समतुल्य प्रतिरोध। श्रेणी में जोड़ोगे तो समतुल्य प्रतिरोध इज राइट आंसर। सी वाला ऑप्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ये ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया है? देखो क्या कह रहा है? दो प्रतिरोध 6 ओम और 3 ओम समांतर में है और इसके संयोजन पर कुल धारा 3 एम्पियर है। अगर इसका पूरा संयोजन कर दिया जाए तो कुल धारा कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर हो जाएगा। तो 6 ओम में धारा होगी। बताओ 6 ओम प्रतिरोध में धारा क्या होगी? तो सबसे पहले यहां पर निकाल लेते हैं आर। पहला नंबर क्या निकालते हैं? आर। ये समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में आर को निकालने के लिए 1/r1 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, अब यहां से मैं निकाल लूंगा धारा। यहां से क्या निकाल लूंगा? आर निकाल लूंगा, तो 1/6 प्लस 1/3। ठीक है, यहाँ पर 1/r बराबर, तो वही चीज है, क्या है? 1/r बराबर कितना आ जाएगा? 3/6 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो 1/2। तो r बराबर कितना आ जाएगा? 2। समतुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सिंपल, समझ में आया? समतुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले समतुल्य प्रतिरोध 2 आया। आप 2 याद रखिएगा। सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। ठीक है, देखो कोई ऐसे परिपथ होगा। ठीक है, कोई ऐसे परिपथ होगा। ठीक, सिंपल, एक ऐसे तिरछा चला गया होगा जो कि आपको जोड़ेगा, और एक ऐसे तिरछा चला आया होगा जो कि फिर सिंपल जोड़ेगा। एक कितना प्रतिरोध होगा? एक का 6 ओम प्रतिरोध होगा और एक का 3 ओम प्रतिरोध होगा, और दोनों में धारा, एक में I1 जाएगा और एक में I1 जाएगा और एक में I2 जाएगा, और निकलेगा धारा कितना? I निकलेगा। ठीक है, अब इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना आया है? R आया है। ठीक है, R बराबर कितना आया है? 2 आया है, मैंने अभी निकाल लिया। तो सिंपल एक सूत्र होता है, V बराबर IR। क्या होता है? B बराबर IR। सिंपल, तो V बराबर IR लगा दो, B बराबर I और R। सिंपल, आपको कितना V नहीं दिया गया है तो V वैसे लिख दो। I आपको कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। R आपको कितना दिया गया है? R अभी मैंने निकाला 2, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6,
6 वोल्ट। अब ये बताओ सभी में अगर इस प्रकार समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या बी बदलेगा? नहीं, बी सबका समान रहेगा, आई बदलेगा। बी सबका क्या होगा? समान रहेगा, आई बदलेगा। ठीक है, सिंपल। बी कितना आ गया? 6 वोल्ट आ गया। कितना आ गया? 6 वोल्ट आ गया। अब मुझे धारा किसका बताना है? 6 ओम प्रतिरोध वालों का धारा बताना है। सिंपल, फिर से अब आपको क्या निकाल लेना है? सिंपल, आपको 6 ओम प्रतिरोध वाला निकाल लेना है, क्योंकि सब में बी समान है तो समान रहेगा। बी बराबर क्या हो जाएगा? I1, क्योंकि 6 ओम प्रतिरोध में क्या हो? 6 ओम प्रतिरोध में कितना धारा बह रहा है? I1। और उसके बाद R1। R1 क्यों लिया? क्योंकि मुझे केवल एक के बारे में बताना है, वो भी 6 ओम प्रतिरोध के बारे में बताना है और किसी के बारे में नहीं बताना है। पहले B का मान कितना आया था? B का मान कितना आया? 6 आया, 6 लिख दिया। I1 आपको निकालना है और R1 का मान कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। सिंपल। अब देखो यहाँ पर 6/6 हो जाएगा। I1 बराबर कितना हो जाएगा? I1 बराबर 6/6, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो I1 बराबर कितना एम्पियर आया? I1 बराबर 1 एम्पियर आया। अब यहीं पर I2 बराबर पूछ लेता, तो I2 बराबर सिंपल, दोनों का योग क्या होता है? I1 प्लस I2 बराबर I हो जाता कि नहीं? क्योंकि दोनों मतलब I से ही टूट कर तो I1 I2 निकला होगा। तो देखो I1 का मान कितना है? 1 हो जाता और I2 आप निकाल लेते और I3 का मान कितना हो जाता? I3 का मान मतलब I का मान क्या हो जाता? 3 हो जाता। तो I2 बराबर कितना हो जाता? I2 बराबर 2 ओम। कितना हो जाता? I2 बराबर 2 एम्पियर। सॉरी गाइज, I2 बराबर 2 एम्पियर हो जाता है, लेकिन मुझे I1 का मान बताना था। तो I1 का मान कितना हो जाएगा? V वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। 1 एम्पियर इज राइट आंसर। 6 ओम प्रतिरोध में कितना धारा यूज होगा? वो 1 एम्पियर धारा यूज होगा। कितना एम्पियर धारा? 1 एम्पियर धारा यूज होगा इज राइट आंसर। ठीक है, इतना चीजें समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को समझते हैं। इस क्वेश्चंस को अब देखो, इसमें श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्योंकि ये श्रेणी में जुड़ेगा तो इसमें वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा और धारा एक ही रहेगा। ठीक है, तो वही चीज इसका उल्टा हो गया, उसी सवाल का इस उल्टा हो गया है। तो श्रेणी क्रम में R क्या हो जाएगा? सबसे पहले श्रेणी क्रम में R क्या हो जाएगा? 2 और 3 कितना हो जाएगा? 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। R कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, अब देखो I नहीं बदलेगा, I सब में समान रहेगा। श्रेणी क्रम में I समान रहता है। तो बताओ, क्या एक सूत्र सुने होगे B बराबर क्या होता है? IR। तो यहां से I निकाल लो। B का मान आपको कितना दिया गया है? 10 दिया गया है, तो 10 कर दो। I का मान निकालना है, R का मान आपको 5 दिया गया है। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? 10/5, तो कट जाएगा तो 2 एम्पियर। I बराबर कितना आएगा? 2 एम्पियर। अब आपको बताना है 3 ओम पर वोल्टेज कितना होगा। 3 ओम प्रतिरोध वाले पर वोल्टेज कितना होगा? तो सिंपल, आप लोग एक ही सूत्र लगाइए। सिंपल, V1 बराबर, ठीक है, B1 किसका होगा? B1 2 ओम का होगा। B2 किसका होगा? B2 आपका 3 ओम वाले का होगा। तो B1 किसका होगा? B1 2 ओम वाले का होगा और B2 किसका होगा? 3 ओम वालों का होगा। तो हमें निकालना क्या है? 3 ओम वाला। तो हम B2 वाला सूत्र लगाएंगे ना, तो सिंपल V2 बराबर क्या हो जाएगा? I और R2। ठीक है, बस I तो सबका सेम रहेगा। I कितना आया है? सभी लोग बताओ, I कितना आया? I 2 आया है, तो I के स्थान पर 2 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। और B2 आपको निकालना ही है, तो I के स्थान पर 2 और R2 का मतलब क्या हो गया? 3, तो 3 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6। तो B2 कितना आएगा? B2 कितना आएगा? 6 वोल्ट आएगा इज राइट आंसर। कितना आएगा? 6 वोल्ट इज राइट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चंस भी समझते हैं। इतना न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? न्यूमेरिकल में इतना करा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस इसमें कुल धारा बताना है। देखो यहाँ पर क्या है? 37, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत पूछेगा आपके एग्जाम में। आप इंजीनियर हो तो न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, 2 प्रतिरोध 4 ओम 12 ओम समांतर में 12 वोल्ट
स्रोत से जुड़े हैं, क्या है 12 वोल्ट स्रोत से जुड़े हुए हैं, तो उसका कुल धारा क्या होगा। ठीक है, समांतर क्रम में है, आर का मान क्या है समांतर क्रम में, तो समांतर में है तो पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 यही सूत्र है, सिंपल। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/R1, R1 का मान 4 है और R2 का मान कितना है 12 है। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 12 आएगा, तो एक हो जाएगा 4 से भाग देंगे 3, 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3, ठीक है। उसके बाद प्लस 12 से भाग देंगे 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो कितना हो जाएगा 4/12, क्या हो जाएगा 4/12 1/R बराबर, ठीक है। तो यहाँ से काट देंगे 4 3 12, तो 1/3, तो R बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। R बराबर कितना आ गया 3 आ गया, बस। अब फिर से वही ओम का नियम वाला सूत्र, ठीक है, क्या हो जाएगा ओम के नियम वाला सूत्र क्या हो जाएगा, V बराबर IR, ठीक है। यहाँ पर B दिया गया है 12, I निकालना था और R का मान है 3, तो 3 चौक 12, 4 एम्पियर। I बराबर कितना आ गया 4 एम्पियर इज राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल था, ठीक है। 4 एम्पियर, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। अब उनको नहीं दिक्कत होगा जो हमसे चैप्टर वाइज वीडियोस पढ़ लिए हैं, ठीक है, सिंपल है, उनको कभी नहीं दिक्कत हो पाएगा, क्योंकि मैं उन्हें इतना जीरो लेवल से पढ़ाया हूं कि वो लोग याद करेंगे कि हाँ मैंने कहीं साइंस पढ़ा था, ठीक है, और साइंस में कहीं फिजिक्स पढ़ा था, ठीक है। तो आप लोग ना जाइए यार, वीडियोस देखिए, चैप्टर वाइज वीडियोस देखिए, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर फ्री में दिया हूं। फिजिक्स क्या होगा, फिजिक्स 2026 के नाम से, ठीक है, प्लेलिस्ट होगा, ठीक है, वहां से जाकर आप लोग पढ़ सकते हो फिजिक्स 2026, और उसके ऊपर थंबनेल बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है चैप्टर वाइज वीडियोस, फिजिक्स चैप्टर वाइज वीडियोस, केमिस्ट्री चैप्टर वाइज वीडियोस, मैथ चैप्टर वाइज वीडियोस। तो आप लोग पढ़ सकते हो, इतना तो पढ़ सकते हो कि हाँ प्लेलिस्ट में इतना तो पढ़ सकते हो चैप्टर वाइज वीडियोस, बस सिंपल, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग जाइए खुद ढूंढिए, मैं आपको ढूंढकर थोड़ी दूंगा, और आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, आपको सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, ठीक है। केवल प्लेलिस्ट, फिजिक्स प्लेलिस्ट, केमिस्ट्री प्लेलिस्ट, मैथ प्लेलिस्ट, बायोलॉजी प्लेलिस्ट, सारे की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर पढ़ सकते हो, इतना आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अब इसका तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है, मैं तो बताऊंगा नहीं, ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें, समांतर में जोड़ना है तो 3 बार जोड़ दीजिए, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, बस आ गया, उसका उल्टा कर देंगे, सिंपल आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल आप लोग लगाकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद अब आता है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल का सूत्र। देखो मैं आपको 3 सूत्र बताने वाला हूं, ठीक है, मैं आपको 3 सूत्र बताने वाला हूं, लेकिन यहां पर मैं 2 सूत्र बताऊंगा, ठीक है। एक सूत्र मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं चुंबकीय वाला लेसन पढ़ाऊंगा, अभी मैं उसको नहीं पढ़ाया हूं चुंबक वाला लेसन, इसलिए यहां पर थोड़ा कम ही सूत्र बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर चुंबकीय, जब चुंबक का प्रभाव आ जाएगा, बल का सूत्र तो वैसे MA होता है, ठीक है, MA होता है, लेकिन यहां पर ये नहीं देखना है, यहां पर न्यूटन काका नहीं आए थे, ठीक है, यहां पर न्यूटन चच्चा नहीं आए थे, न्यूटन चच्चा यहां पर दिमाग लगा रहे थे, लेकिन यहां पर न्यूटन चच्चा नहीं आए, यहां पर चुंबकीय प्रभाव में अलग ही फंडा चलता है। देखो सिंपल, F क्या निकालते हैं, F बराबर होता है VQV, क्या होता है VQV, सिंपल। कब ये सूत्र लगेगा, ठीक है, कब ये सूत्र लगे BQV साइन थीटा, ठीक है, एक सूत्र हो गया। उसके बाद कब ये सूत्र लगेगा, F बराबर, ठीक है, F बराबर, सिंपल कलर बदल लेते हैं वरना दिक्कत हो जाएगा। देखो F बराबर क्या है, VIL साइन थीटा। दोनों को समझो, सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों को समझो, कब ये सूत्र लगेगा और कब ये सूत्र लगेगा, समझ में आ गया होगा, बहुत सही, सभी को समझ में आ गया होगा,
वेरी इंपॉर्टेंट। इसी सूत्र से ये सूत्र निकला है। आप कहोगे कैसे सर? यही ना, कैसे सर? कि इस सूत्र से ये सूत्र निकला है। बताओ आपको क्या दिख रहा है? इस वाले सूत्र से ये वाला सूत्र निकला है या इस वाले सूत्र से ये वाला सूत्र निकला है? सभी बताओ। नहीं पता ना? चलो, चाहे जो भी कह सकते हो, इस वाले सूत्र से ये निकला है या इस वाले सूत्र से ये निकला है, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं। आओ सिखाता हूं। देखो, जब कभी आवेश दिया हो, ठीक है, जब कभी धारा ना दिया हो, आवेश दिया हो, ठीक है, आवेश दिया हो तब सूत्र ये वाला लगेगा। आवेश गति कर रहा हो, ठीक है, जब कभी चुंबक क्षेत्र में आवेश गति कर रहा हो तब क्या होगा? ये वाला सूत्र लगेगा, F बराबर वी क्यू वी, ठीक है, वी क्यू वी साइन थीटा। समझ में आया? आवेश कर रहा हो। जब धारा गति कर रही हो क्या होगा? जब धारा गति कर रही हो, ठीक है, धारा गति कर रही हो और उसमें तार में धारा तो वैसे गति करेगा नहीं, आवेश तो कहीं पर भी गति कर लेगा, लेकिन धारा तो गति करेगा नहीं। और जब धारा गति नहीं करेगा तब वो तार के लंबाई में गति करेगा। क्या करेगा? वो तार वाले लंबाई में गति करेगा, ठीक है। तो तार की लंबाई, उसमें तार की लंबाई भी दिया होगा, तो धारा गति करेगा, तो यहां पर ये वाला सूत्र लगेगा, बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। समझ में आया? दोनों में अंतर है, कुछ अंतर नहीं। आवेश क्या होता है? देखो आवेश क्या होता है? Q बराबर आई टी, सिंपल, Q बराबर आई टी। बस हम यहां पर Q के स्थान पर आई टी लिख दिए, सिंपल, कोई दिक्कत? Q के स्थान पर आई टी लिख दिए। अब T कैसे कटा सर? T कैसे कटा? आइए मैं समझाता हूं। देखो, अगर मान लीजिए F बराबर क्या है? B Q V। देखो Q बराबर होता है आई टी, तो B हो गया I और T हो गया, सिंपल लिख दिए। और V क्या है? वेग। वेग को हम क्या लिख सकते हैं? वेग को दूरी क्या हो जाएगी? तार की लंबाई L, ठीक है, क्या हो जाएगी? तार की लंबाई L, सिंपल, तार की ही लंबाई होगी, तार की लंबाई L और उसके बाद अपान में T। देखो ये चाल है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी और बटे समय, तो समय से समय कैंसिल, बचा क्या? B बराबर I, क्या हो जाएगा? F बराबर वी आई एल। समझ में आ गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइन थीटा लगेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V इज राइट आंसर। सिंपल। कैसे आया सूत्र? ये तो आपको पता चल गया। चलिए अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। अब यहां पर देखो 40 नंबर क्वेश्चंस, 40 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? देखो, यदि धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है, बताओ, धारा की दिशा है और चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों के समांतर है, तो इसमें कोण क्या बनेगा ब्रो? इसमें कोण क्या बनेगा? बताइए ना कमेंट बॉक्स में। कोण बनेगा 0 अंश का। अब जब कोण बनेगा 0 अंश का, तो आपने सुना ही है, बल ही बताना है, तो F बराबर क्या होता है? बी क्यू बी। यहां पर कोई भी सूत्र लगा सकते हो, बी क्यू बी, आपको यहीं से पता चल जाएगा, साइन थीटा। अब साइन 0 अंश का मान क्या होता है ब्रो? साइन 0 अंश का मान होता है 0। सिंपल, 0 से गुणा करोगे तो सभी हो जाएंगे 0, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। समझ में आया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्या कह रहा है? एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में वेग के लंबवत प्रवेश करे तो उसका पथ होगा। बताओ, लंबवत प्रवेश करे, कोई आवेशित कण है तो अगर लंबवत प्रवेश करता है, मान लीजिए कोई एक तार ले लीजिए, ठीक है, कोई एक तार ले लीजिए, इसमें करंट बह रहा है, धारा बह रही है। अब इसके लंबवत कोई एक आवेश गिरा दिए नीचे, चाहे प्लस या माइनस, ठीक है, आवेश को गिरा दिए। जब आवेश को गिराएंगे तो इसके चारों ओर ऐसे घूमेगा। देखो, आवेश को गिराएंगे तो इसके चारों ओर ऐसे घूमेगा,
ऐसे 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 एक लूप बनाएगा, वो भी कौन सा लूप? वृत्ताकार लूप। कौन सा लूप? वृत्ताकार लूप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृत्ताकार लूप बनेगा। बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन फिर से सिंपल। आपको क्या है, यदि बी और आई दोनों दुगने कर दिए जाएं तो एल और थीटा समान है तो बल कितनी गुनी हो जाएगी? सिंपल है, सूत्र क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? वी आई एल। ठीक है, और ये दोनों समान है, थीटा भी समान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो बी को दुगना कर दोगे तो 2b और आई को दुगना कर दोगे तो 2i, तो कितना हो जाएगा? 4vi साइन थीटा। तो देखो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना इज राइट आंसर, क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है। ठीक है, 4 गुना। अब ये रहा आपके लिए लास्ट क्वेश्चंस, तो इसको आप लोग बताएंगे, मुझे कुछ नहीं मालूम। अधिकतम कब होगा? अधिकतम चाहिए, तो अधिकतम कब होगा? एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर जिस सूत्र में साइन थीटा आ जाए या कॉस थीटा आ जाए, ठीक है, दो ही, टेन वगैरह आता ही नहीं, साइन आता है। और मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक को याद कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो साइन आता है, साइन थीटा आता है और कॉस थीटा आता है, दोनों याद कर लीजिए। देखो दोनों का उल्टा, देखो क्या होता है, साइन जब न्यूनतम पूछे, जब साइन रहे और न्यूनतम पूछे, ठीक है, न्यूनतम के लिए साइन के लिए 0 अंश चाहिए, ये न्यूनतम के लिए। ठीक है, न्यूनतम के लिए याद रखिएगा, लिख लीजिए। साइन रहेगा सूत्र में और न्यूनतम पूछ ले, न्यूनतम मान तो 0। ठीक है, 0 अंश, थीटा का मान सीधा 0। ठीक है, और अधिकतम पूछ ले तो 90। ठीक है, अगर अधिकतम पूछ ले तो 90 डिग्री और न्यूनतम पूछ ले तो 0। ठीक है, ये अधिकतम के लिए है। अब देखो इसमें न्यूनतम पूछे कॉस में, तो इसमें 90 डिग्री हो जाएगा, न्यूनतम में क्या हो जाएगा? 90 डिग्री और अधिकतम में हो जाएगा 0। बस दोनों ही उल्टे हैं। ठीक है, साइन में न्यूनतम 0 होना चाहिए और कॉस में क्या हो जाएगा? न्यूनतम 90। ठीक है, उल्टा, दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं। अब यहां पर बता दो उस सूत्र में क्या था, बताओ उस सूत्र में क्या होगा? साइन होगा, तो साइन अधिकतम मान पूछा है तो साइन के लिए क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चंस तो आप लोगों को मजा भी आया होगा। और हाँ, इस वीडियो में मजा आया कि नहीं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर भर दीजिए कि हाँ सर ऐसे ही वीडियो मुझे चाहिए, और हाँ आप अच्छा पढ़ाते हो तभी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि पीडीएफ कहां पर मिलेगा आपको। पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिलने वाला है। ठीक है, ऐप पर फ्री वाले मटेरियल में जाओगे, ऐप पर आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। अब रही बात आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जो क्रैश कोर्स खरीदना चाहते हैं मात्र 49 रुपए में, मात्र 49 रुपए में आप लोग हमारा क्रैश कोर्स खरीद सकते हो। ये वाला वीडियोस, जैसे मान लीजिए ये वाला वीडियोस तो आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन जो और एक्स्ट्रा वीडियो है वो आप लोगों को मात्र 49 रुपए में। ऑफर चल रहा है भाई, कि तो ये बढ़कर 99 रुपए हो जाएगा। फिर कहोगे सर आपने बढ़ा दिया, नहीं, ये ऑफर चल रहा है, अभी 49 रुपए है, तो जाकर खरीद लो, अभी बहुत समय है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।